हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो ड्रामा लेके आ रही हूँ वो किसी इंटरनेट सेंसेशन से कम नहीं है, जिसकी IMDb रेटिंग है 9.2 एंड 98% गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया है। कहानी की शुरुआत में हम वू योंग वू को देखते हैं, जो कि 5 साल की हो चुकी है लेकिन ये एक शब्द नहीं बोलती। एंड डॉक्टर इसके पापा को बताते हैं कि ये ऑटिस्टिक है। इसके पापा इसी गम में इसे लेके आ ही रहे थे कि जिस घर के में किराया दे के रहते हैं वो इनके सर हो जाता है कि तुम मेरे जाने के पीछे मेरी वाइफ से मिलने आते हो, तुम्हारा मेरी वाइफ के साथ चक्कर है। ऐसा कुछ था भी नहीं, लेकिन ये इसे मारना पीटना स्टार्ट कर देता है। वू योंगवू इससे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है एंड लो के रूल्स बोलना स्टार्ट कर देती है कि अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे ऊपर ये वाली धारा लग जाएगी वगैरह वगैरह। इसके पापा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में भी थे एंड काफ़ी ज़्यादा खुश होके इसे यहाँ से ले जाते हैं। एंड ये सारे लोग जो भी ये बोल रही थी इसके पापा की बुक्स में इसने पढ़े थे एंड वो भी इतनी सी उम्र में इसे सारे याद भी हो गए थे, यानी कि ये एक जीनियस ऑटिस्टिक बच्ची थी। नाउ वू योंगवू बड़ी हो जाती है एंड लो फॉर्म में इसका फर्स्ट डे होता है, यानी कि अब ये एक लॉयर बन चुकी है जिसने अपनी यूनिवर्सिटी भी टॉप की है, लेकिन ऑटिस्टिक होने की वजह से बाकी सबसे अलग बिहेव करती है एंड वेल्स को लेके तो इसका बहुत बड़ा ऑब्सेशन है। साथ में दूसरों जो भी बोलते हैं उन्हें रिपीट भी करती है, जिस पे इसके पापा इसे समझाते हैं कि वहाँ पे फालतू में वेल्स की बातें मत करना एंड किसी की भी बात को मत दोहराना। भीड़ की आवाज़ से बचने के लिए ये अपने एक अलग ही वर्ल्ड में खो जाती है, लेकिन जब ये लो फॉर्म में जाके ये घूमता हुआ दरवाज़ा देखती है तो इसका सर ही घूमने लगता है, जिससे अंदर नहीं जाया जा रहा था। इसलिए एक स्ट्रेंजर आके इसकी हेल्प करता है अंदर ले जाने में, जो कि इसी फर्म में काम करता है एंड साथ में ये इसे इसके बॉस के पास तक भी छोड़ता है। इसके बॉस के अंडर 2 और भी लॉयर थे, जिसमें से एक लड़की इसे जानती है क्योंकि ये दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़े हुए थे। ये अपना काफ़ी अजीब इंट्रोडक्शन इन्हें देती है, जिस पे इसके बॉस को ये काफ़ी अजीब लगता है एंड ये CEO को जाके बोलता है कि कैसी आपने मुझे लॉयर दी है। बट CEO कहती है कि उसकी क्वालिफिकेशन देखी है, वो टॉपर है एंड तुम उसे कोई केस देकर देखो, अगर वो उसे ना सॉल्व कर पाई तो मैं उसे हटा दूंगी। नाउ इसके बॉस इसे एक केस देते हैं जिसमें कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के सर पे प्रेस से वार किया एंड अब उस औरत के ऊपर मर्डर के अटेम्प्ट का केस लगा है। दरअसल ये दोनों वही कपल हैं जिसने एक बार वू योंगवू के पापा को भी मारा था। ये एक बहुत ही ज़्यादा शक्की किस्म का आदमी है जो कि बुढ़ापे में सठिया गया है। इसके सर में बहुत ही दर्द हो रहा था। इसकी वाइफ डिलीवरी बॉय से इसके लिए कुछ दवाइयाँ मंगवाती हैं जिससे ये बात कर ही रही थी, लेकिन ये इसे फिर से सुनाने लगते हैं कि तुम तो दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट करती हो। ये इससे बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी गाली देने लगता है, इसके कैरेक्टर के ऊपर बोलने लगता है, जिस पे आज इन्हें गुस्सा आ जाता है एंड ये इस प्रेस से ही इसे वार देती है, लेकिन ये यहीं पर ही बेहोश हो जाता है एंड अब ये जल्दी से एम्बुलेंस को भी बुलाती हैं। तो ये था इनका केस एंड इस लेडी से मिलाने के लिए बॉस इसे लेके जाते हैं, क्योंकि इस केस की इंचार्ज इन्होंने वू को ही बनाया था। पहले तो इसके हाव भाव देखकर ये लेडी को लगता है कि बस मैं तो केस हार गई, लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि ये वही लड़की है जो कि कभी इनके पड़ोस में थी, जो कि बिल्कुल जीनियस से कम नहीं थी, तो ये इसे खुशी से गले लगा लेती हैं। इस केस के बारे में जानकारी निकालते हुए वू को पता चलता है तो ये अपने बॉस को बोलती है कि उसने अपने पति को मारने की कोशिश नहीं की है, ये कोई मर्डर केस नहीं सिविल केस है। आपसी घरेलू झगड़े में ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि वो अपने पति को क्यों मारेगी जबकि उसकी पेंशन से ही उनका घर चलता है एंड जितने भी घर का किराया उनके पास आता है वो सब भी उसके पति के ही नाम है, जो कि अगर वो उसे मारे तो उसे नहीं मिलेगी। इसकी इतनी सारी बातें सुन के डॉक्टर को अब इसके बॉस को अब लगता है कि जितनी बुद्धू ये इसे समझ रहा था ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। इसलिए ये इसे सॉरी भी बोलता है एंड केस को समझने के लिए इसे विक्टिम से मिलने के लिए बोलता है, जो कि उसका हस्बैंड था एंड अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। ये अभी नहीं थी तो इसके साथ ली लुन वो को भेजा जाता है, जिसे कि एक लड़की काफ़ी टाइम से गिफ्ट दे रही थी। लो से बाहर निकलते हुए ये फिर से इस दरवाजे के सामने ही चकराने लगती है। ली जुनहो इसकी हेल्प करने को बोलता है तो ये कहती है कि नहीं, मैं किसी का वेट कर रही हूँ। एंड कुछ टाइम बाद जब ये फ़ोन करता है तब इन्हें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे का ही यहाँ पर वेट कर रहे थे। अब ये इसे कहता है कि ये ऐसे इस दरवाजे से निकले जैसे 1 2 3 बोल के ये डांस कर रही हो। ये ऐसे ही करती है एंड दरवाजे से बाहर आराम से निकल जाती है। डॉक्टर इन्हें बताता है कि उस बेचारे को तो पहले से ही सबड्यूरल हेमाटोमा था उसके सर में एंड ऊपर से उसकी वाइफ ने वहीं पर ही वार कर दिया।
तो उसके साथ तो ये सब होना ही था ना। वो इससे मिलने के लिए जाती है जहाँ पे इसकी वाइफ इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। ये वो का इससे इंट्रोडक्शन कराती है कि पता है ये वही लड़की है जो कभी हमारे पड़ोस में रहती थी। लेकिन ये बुड्ढा फिर से सठिया जाता है जो कि वो के सर हो जाता है कि अच्छा तुम उसी की लड़की हो जिसका मेरी वाइफ के साथ अफेयर था, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो वगैरह वगैरह। इनके ऊपर जो केस हुआ था इसके बाद इन्होंने पुलिस को ये बयान दिया था कि ये उस टाइम पे अपने हस्बैंड को मारना चाहती थी, बस इनके मन में यही आ रहा था। तो वो इन्हें समझाती है कि इसे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, सिर्फ इसके ऐसे सोचने पे भी इसे जेल हो सकती है। एंड ये वो को बताती है कि इसके हस्बैंड के सर में काफ़ी टाइम से पेन होता था सर में, एंड उस दिन भी हो रहा था। वापस आके ली जुनो बॉस को बोलता है कि वो बुड्ढा है ही ऐसा, उसकी वाइफ की जगह कोई और होता तो वो भी उसके ऊपर अटैक कर देता। वो की ये कॉलेज मेट अपने दूसरे लॉयर को बोल रही होती है कि मैं इसे बीमार समझ के यूनिवर्सिटी में इसकी इतनी हेल्प किया करती थी, बट उस टाइम पे मैं इतनी चौंक गई जब मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई है। इसका फ्रेंड कहता है कि फिर अब तुम इसकी हेल्प क्यों करती हो, तो ये इसे ऐसी हालत में देख के कहती है कि देखो इसे ऐसी हालत में देख के मैं इसकी हेल्प कैसे ना करूं। इसे वो के ऊपर काफ़ी गुस्सा तो आ रहा था बट फिर भी इसकी हेल्प करती है। नाव ये अपनी बेस्ट फ्रेंड रामी से मिलने के लिए जाती है जहाँ पे हमें आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है। सिर्फ रामी ही ऐसी है जिसके सामने वो खुल के अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाती है। एंड रामी से प्रैक्टिस करवाती है कि इसे ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड कैसे बोलना है। नाउ ये फर्स्ट टाइम कोर्ट में जाती है जहाँ पे सभी अपनी अटेंडेंस दे रहे थे, लेकिन ये चुपचाप से बैठी रहती है जिस पे इसकी जगह इसके बॉस को इसकी अटेंडेंस बोलनी पड़ती है। इसका अपोजिशन इन्हें कहता है कि इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि तुमने अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश की, बिकॉज तुमने खुद ही बयान दिया था कि मैं उस टाइम पे अपने हस्बैंड को मारना चाहती थी। आज वो का दिन नहीं था, कोर्ट में ज़्यादा कुछ खास हो नहीं पाता एंड आज का केस सिर्फ यहीं पर ही रुक जाता है। इसका बॉस इसे सलाह देता है कि क्यों ना हम कल को उस पेशेंट को ही यहीं पर ही लेकर आए, क्या पता वही सबके बताए कि उसे अपनी वाइफ को कोई भी पनिशमेंट नहीं दिलवानी है। लेकिन वो डर जाती है कि वो इसकी शक्ल वहाँ पे देख के दोबारा से भड़क उठेगा। सो नेक्स्ट डे इस पेशेंट को भी यहाँ पर लेके आ जाते हैं एंड वो का बॉस जानबूझकर इसे कहता है कि वो तुम्हें देख के भड़क जाता है ना, तो तुम उसके सामने जाओ, वो भड़केगा एंड सभी को पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा बुरा है। एंड इसी वजह से उसकी वाइफ के पास भी कोई चारा नहीं था। वो ऐसा ही करती है, डर डरा के इसके पास जाती है एंड इसे देखते ही ये तो चढ़ जाता है एंड इसके ऊपर सामान फेंकना स्टार्ट कर देता है। सभी को पता चलता है कि किस टाइप का बंदा है एंड इसकी वाइफ कितनी मुश्किल से इसके साथ ये साल बिताए हैं। इस चीज़ को तो इन्होंने साबित कर दिया था, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में ही इन्हें पता चलता है कि हॉस्पिटल में जाते हुए ही उन मिस्टर की मौत हो गई। अब तक तो इस बेचारी के ऊपर सिर्फ इतना ही केस था कि इसने अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश की, लेकिन अब तो हो गया था कि इसने अपने हस्बैंड को मार दिया। एंड इस सब का जिम्मेदार वो अपने आप को समझ रही थी कि अगर मैं इस केस को ना लेती तो शायद ऐसा ना होता। ली वो को उस पेशेंट की ऑटोस्पाई ला के देता है जिसमें ये सब था कि उसे पहले से सर में दर्द होता था एंड साथ में उस डिलीवरी बॉय का भी बयान था कि उस दिन भी उसके सर में दर्द था जिसकी वो दवाई लेकर आया था। ली से कहता है कि देखो ये जो प्रेस है, जो सबूत है, इसकी शेप किसी वेल जैसी लगती है ना, बट वो इसे कहती है कि हम वेल की बातें यहाँ पे ऑफिस में नहीं कर सकते, ऐसा मेरे पापा ने बोला था। लेकिन ली इसे कहता है कि हम दोनों आपस में तो कर ही सकते हैं ना। तो ये अपने दोबारा से उसी वेल वाले वर्ड में चली जाती है एंड इसे बहुत कुछ बताने लगती है। तभी इसे एक आइडिया आता है। नेक्स्ट डे इस डॉक्टर को कोर्ट में बुलाया जाता है एंड वो इससे पूछती है कि क्या उन्हें वो बीमारी पहले से ही थी, जिस पे हाँ बोलता है एंड ये इसके पास बयान भी थे कि उस दिन भी इसके सर में दर्द हो रहा था। वो इस बात को साबित कर देती है कि उनकी मौत उनकी वाइफ के मारने से नहीं बल्कि पहले से जो उनके सर में बीमारी थी उससे हुई है, क्योंकि अपनी वाइफ के मारने के बाद भी वो मरे नहीं थे, मरे वो बाद में, जिनका कि उनके वाइफ के साथ कोई लेना देना ही नहीं था। इसके साथ ही ये इस केस को जीत जाते हैं। ये लेडीज़ का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करती है जिसकी वजह से जीत गई थी। इसके बॉस भी इसे देखकर स्माइल कर रहे थे, लेकिन जब ये देखती है तो यहाँ से चले जाते हैं। वो के पापा से मिलने के लिए वो की सीईओ आती है जिसे कि ये पहले से जानते थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं। अगर ना अच्छी लगी हो तो वो भी बताना जिससे कि मैं दूसरी सीरीज़ लेके आऊँ।
Thank you friends. 그래서 어깨랑 소매가 없는 웨딩드레스를 입고 계셨는데 신랑 신부가 행복 아유, 주인님.